हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुर्तज़ा अली खान और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके पास लेके आता हूं क्लासिक्स के रिव्यूज़, चाहे सीरीज़ हो, चाहे फिल्म्स हों, चाहे इंस्टेंट क्लासिक्स हों, चाहे गोल्डन क्लासिक्स हों। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक मॉडर्न इंस्टेंट क्लासिक का रिव्यू जो कि है द अंडरग्राउंड रेल रोड, जो सीरीज़ बनाई है बैरी जेंकिंस ने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के लिए। अभी हाल ही में आई है, लेकिन मुझे अभी से इसमें इंस्टेंट क्लासिक वाली फ़ील आ रही है। ये कॉल्सन वाइटहेड का 2016 का पुलित्ज़र प्राइज़ नॉवल है जिस पे बेस्ड है, और ये बेसिकली सेट है 1800s के अमेरिका में। जैसे कि आप समझ गए होंगे, ये प्री सिविल वॉर अमेरिका है, यानी कि प्री वॉर अमेरिका है, जिसको एंटीबेलम अमेरिका भी कहा जाता है। और ये सेट है बेसिकली सदर्न स्टेट्स में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में कि क्यों नॉर्थ यानी कि यूनियन और सदर्न स्टेट्स यानी कि जो बाद में जाके कॉन्फेडरेसी बने थे उनके बीच में सिविल वॉर हुई थी। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजहों में से एक सबसे बड़ी वजह थी स्लेवरी। जो सदर्न स्टेट्स थे वो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, स्लेवरी पे ही उनकी लाइवलीहुड डिपेंड करती थी, क्योंकि जो उनके कॉटन प्लांटेशंस होते थे वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो लेके आते थे वो और उनको स्लेव्स बनाते थे, वो वहाँ पे मैनुअल लेबर किया करते थे। और सदर्न जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड करती थी कॉटन प्लांटेशंस पे, तो वो किसी भी तरह से इसको ख़त्म नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ जहाँ यूनियन के जो प्रेसिडेंट जब अब्राहम लिंकन बनते हैं तो उनका एजेंडा होता है कि किसी भी तरह से स्लेवरी ख़त्म करनी है। तो एक जद्दोजहद चलती है। अब 1861 से 1865 तक अमेरिकन सिविल वॉर होती है, और इस सिविल वॉर के एंड में यूनियन जीत जाती है, कॉन्फेडरेसी हार जाती है और स्लेवरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सीरीज सेट है एंटीबेलम अमेरिका में, यानी कि उन दिनों में जब स्लेवरी अपने चरम पे थी। और ये एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री नॉवल भी है, तो सीरीज़ भी कहीं हद तक वो अल्टरनेटिव हिस्ट्री के एलिमेंट्स लेती है। यानी कि हमें जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका परिवेश उसी तरह का दिखता है कि जो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ लॉज और कुछ सिनारियोस को लेकर यहाँ पे खेला गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जॉर्जिया में थोड़े से अलग तरह के रूल्स थे अफ्रीकन अमेरिकन्स को लेकर। नॉर्थ कैरोलिना में वो बैंड थे, उनको देखते ही शूट करने का ऑर्डर था। साउथ कैरोलिना में उनको हालांकि प्लांटेशंस वगैरह पे तो काम नहीं कराया जाता था, लेकिन उनके साथ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते थे कि उनकी आबादी पे कैसे रोक लगाई जाए। उसी तरह से अलग अलग स्टेट जो थी सदर्न पार्ट अमेरिका की, वहाँ पे अलग अलग रूल्स थे अफ्रीकन अमेरिकन्स को लेकर। तो ये कहानी शुरू होती है जॉर्जिया के एक कॉटन प्लांटेशन में, जहाँ पे एक बहुत ही रूथलेस स्लेवर ऑपरेट करता है अपने ग्रुप ऑफ स्लेव्स के साथ, और उनको वो अलग अलग तरह से सब्जेक्ट करता है, टॉर्चर करता है उनके साथ, उनको मारता है। किसी भी तरह की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं होती, मजाक मजाक में ही वो उनकी खाल उधेड़ देता है। और इसमें हमने देखा कि उसमें ब्लैक लोग भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि खुद अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स जो हैं वो दूसरे अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी तरह से एक सत्ता का जो नशा है, जो ताकत है, एक ताकतवर इंसान कमज़ोर लोगों को कैसे दबाता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि वो ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा अफ्रीकन अमेरिकन जो मेल स्लेव है वो कौन सी अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल स्लेव के साथ रहेगा। वो ये भी डिसाइड करता है कि कौन क्या काम करेगा, किस वक्त क्या काम करेगा, कैसे उसको खुश करेगा, कैसे उसके लिए पैसे कमाएगा, कैसे उसके लिए सब कुछ करेगा। तो जेनेटिक लेवल पे भी कंट्रोल करना चाहता है ये इंसान, और साथ ही साथ ये रोज़मर्रा की जो उसकी कॉटन प्लांटेशन एक्टिविटीज़ है वहाँ पे भी टॉर्चर और टेरराइज करके रखता है इन लोगों को। तो इस प्लांटेशन पे एक कोरा नाम की एक स्लेव होती है, जिसकी कि माँ बचपन में उसको छोड़ के इस प्लांटेशन से भाग गई थी, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसजनक हो जाती है। उसका रेप हो जाता है, उसको अफ्रीकन अमेरिकन लोग ही उसका रेप कर देते हैं, और उसके बाद से उसकी लाइफ बहुत ही पेन और सफरिंग से भरी हुई है। आगे चल के वो बड़ी हो चुकी है और अक्सर उसको टॉर्चर देखना पड़ता है, उसको ब्रूटैलिटी देखनी पड़ती है, और कई बार उस ब्रूटैलिटी को खुद भी फेस करना पड़ता है। जब वो चाबुक पड़ती है और मारा जाता है तो वो दर्द जो है वो सिर्फ देखती ही नहीं है, कई बार वो सह भी चुकी है खुद। हालांकि वो एक लड़की है और काफ़ी अभी यंग लड़की है, लेकिन जो जुल्म है, जो दरिंदगी है, उसमें किसी भी तरह का कंसेशन नहीं मिलता। अगर आप मास्टर की बात नहीं मानोगे या उसको किसी भी तरह से आपकी बात से नाखुशी मिलेगी तो वो आपकी खाल उधेड़ देगा। तो बैरी जेंकिंस का हमने काम देखा है, वो
थोड़े जो अफ्रीकन अमेरिकन सब्जेक्ट्स हैं उनमें महारत उन्होंने हासिल की हुई है। इससे पहले वो एक मूनलाइट नाम की फिल्म लेके आए थे जिसको कि बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर मिला था, और अब इन्होंने ये लॉन्ग फॉर्म को अटेम्प्ट किया है, इस पुलित्जर प्राइज विनिंग नॉवल को अटेम्प्ट किया है, और 4 साल इन द मेकिंग है ये सीरीज़। अंडरग्राउंड रेल रोड की अगर बात करें, 4 साल लगे हैं उनको। उन्होंने कॉटन प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन से लेकर छोटे से छोटा बारीक से बारीक सेट लगाने से लेकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो रेल रोड के सीक्वेंसेस हैं वो भी उन्होंने ही सेट किए हैं। तो टोटल 4 साल उनको लगे हैं इसके प्री प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में, और वो बताते हैं कि उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वो शूटिंग कर रहे थे और वहाँ जॉर्जिया में ही सबसे ज़्यादा स्लेवरी के जो एलिमेंट्स थे वो देखने को मिलते थे, तो वो इमोशनल हो रहे थे। उनको बार बार अपने एंसेस्टर्स के बारे में याद आ रहा था, उनको याद आ रहा था कि कैसे गोरे लोग उन पर जुल्म ढाते होंगे अलग अलग तरह से। जो सीन्स थे उनके लिए ड्रामा नहीं था, सिर्फ सीन्स नहीं थे, उनके लिए हिस्ट्री थी, और बार बार उनको डिसकंटिन्यू करनी पड़ रही थी प्रोडक्शन। फिर किसी तरह से अपनी हिम्मत जुटाते थे, फिर शूट करते थे थोड़ा, फिर इमोशनल हो जाते थे। साइकोलॉजिस्ट तक की उन्होंने हेल्प ली, और बड़ी ही मेहनत के बाद बड़े ही लंबे मैराथन शेड्यूल, 130 डे का शूटिंग शेड्यूल था, और साथ ही साथ 4 साल का प्री प्रोडक्शन और सारा फेज़ मिला के उन्होंने ये सीरीज़ तैयार करी है। और बहुत ही बेमिसाल तरह की सिनेमेटोग्राफी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बैरी जेंकिंस की सिनेमेटोग्राफी हमेशा खास मानी जाती है, बिल्कुल लिरिकल और पोएटिक टच देते हैं इसमें। वो कुछ इंटरेस्टिंग तरह के कैमरा मूवमेंट यूज़ करते हैं, जो कैरेक्टर्स उनको खड़ा कर देते हैं कैमरा के सामने, और फिर कैमरा थोड़ा मूव करता है, ट्रैक करता है, तो एक पोइटिकल टच उससे मिलता है। उसके साथ साथ जिस तरह से डे लाइट को कैप्चर किया है, जब लाइट पड़ती है बालों पर, जब लाइट पड़ती है फेस पर, जो कॉटन प्लांटेशन है जॉर्जिया के, जो ग्रीनरी है, जो स्मोक का जो सीक्वेंस है जब वो टेनेसी से गुजर रहे होते हैं और टेनेसी के जंगल जल रहे होते हैं, वो कमाल के हैं। तो अब कोरा बड़ी हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी माँ बचपन में उसको छोड़ के इस प्लांटेशन से भाग गई है, और आज तक की सिर्फ वो एक लौती स्लेव है जो हाथ नहीं लगी और भाग गई, और इस वजह से उस पर बचपन से ही अलग अलग तरह की जो क्रूरता है उसका सामना करना पड़ता है। स्लेव्स तो उसको टॉर्चर और टेरराइज करते ही हैं कि तेरी वजह से तेरी माँ छोड़ के चली गई, और कुछ लोग मौका देख के उसका रेप भी कर देते हैं। जो मास्टर है वो भी बड़ा उससे खुंदक खाता है कि इसकी माँ कैसे भाग गई यहाँ पे, तो उसके बदले की सारी जो भी गुस्सा है वो इस बच्ची पे, कोरा पे गुजरता है। अब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, और एक सीजर नाम का स्लेव जो मनी मन इससे प्यार करता है वो इसके पास आता है और कहता है कि अब हमारे दिन पूरे हो चुके हैं इस प्लांटेशन पे रहने के, मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस पे रहना चाहिए, आओ चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो कोरा शुरू में तो उसको मना कर देती है कि नहीं, जो गलती मेरी माँ ने करी थी मैं नहीं करूँगी, मैं इस चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ, मैं वैसे भी बड़ी अनलक्की इंसान हूँ, मेरे साथ मत चलो। लेकिन जब एक एग्जीक्यूशन देखती है वो, एक जो ब्लैक स्लेव जिसने पहले भागने की कोशिश करी थी उस प्लांटेशन से, और वो पकड़ा जाता है, तो उसको जिस बेदर्दी से मारा जाता है और मार मार के एंड में उसको ज़िंदा जला दिया जाता है, ये देख के उसके मन में एक डर बैठ जाता है, और वो सीजर के साथ उस प्लांटेशन से भागने को तैयार हो जाती है। अब जब ये भागती है तो हमें पता चलता है कि अंडरग्राउंड रेल रोड है जो कि सीक्रेटिवली क्रिएट किया है वाइट अबॉलिशनिस्ट ने। अब अबॉलिशनिस्ट वो लोग होते थे जो थे तो वाइट पर पसंद नहीं करते थे स्लेवरी को, और उसमें कुछ ब्लैक लोगों की मदद के साथ उन्होंने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था कि किस तरह से स्लेव्स को यहाँ से आज़ाद किया जाए और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा में भेजा जाए, जहाँ पे जाके वो आज़ादी की ज़िंदगी जी पाएँ। पर यहाँ पे जो अंडरग्राउंड रेल रोड है उसको लिटरली रेल रोड दिखाया गया है, जो कि हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिव हिस्ट्री है, मैजिक रियलिज्म का फ्लेवर भी है इसमें, तो एक्चुअली में ये नेटवर्क है। तो कोरा और सीजर की पहली परीक्षा शुरू होती है जब वो किसी तरह से प्लांटेशन से भागने में कामयाब होते हैं। उनके साथ एक और स्लेव गर्ल भी कोशिश करती है भागने की, पर अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती है और उसको बहुत बेदर्दी से टॉर्चर कर करके जो मास्टर है वो मार देता है। पर ये दोनों भाग जाते हैं और भाग के किसी ना किसी तरह से अंडरग्राउंड रेल रोड का जो जॉर्जिया वाला स्टेशन है वहाँ ये पहुँचते हैं, और उस अंडरग्राउंड रेल रोड के थ्रू ये पहुँच जाते हैं साउथ कैरोलिना। अब साउथ कैरोलिना में क्या होता है ये दूसरे एपिसोड में देखने को मिलता है। धीरे धीरे रियलिटी जो है वो एक फैंटेसी के रूप में बदल जाती है। सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पर हमें पता चलता है जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, और यहाँ पे शायद सामने से उतना जुल्म नहीं किया जाता पर मेंटली और इमोशनली उतना ही टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ ये लोग अलग अलग तरह से मेथड्स लेके आए हुए हैं कि जो मेल हैं उन पे अलग अलग तरह के बीमारियों का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई कुछ नई तरह की मेडिसिन हम निकाल सकते
रखते हैं इनको गिनी पिग्स बना के, और जो फीमेल्स हैं उन पे अलग अलग तरह की इमोशनल टॉर्चर किए जा रहे हैं, उनका बर्थ कंट्रोल रोकने के लिए, उनकी फर्टिलिटी को रोकने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर भी किसी तरह से अब कोरा और ये सीजर डिसाइड करते हैं भागने के लिए, पर यहाँ पर भाग रहे होते हैं तो रिजवे नाम का स्लेव कैचर इनके सामने आ जाता है, और वो स्लेव कैचर बहुत ही रूटलेस है। वो आज तक कभी भी नाकामयाब नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बार नाकामयाब हुआ है, वो कोरा की जो माँ थी उसको पकड़ने में। इसीलिए वो कोरा को जो पकड़ना चाहता है उसके मन में वही गुस्सा और नफरत और फ्रस्ट्रेशन है, और वो हाथ धो के कोरा के पीछे पड़ जाता है, पर कोरा दोबारा से उसके हाथ से निकल जाती है और इस बार निकल के पहुंच जाती है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना का जो एबॉलिशनिस्ट है वो उसको अपने साथ लेके रेलवे स्टेशन से अपने घर ला के रखता है। हालांकि वो लाना नहीं चाहता, पर कोरा रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, तो वो लेके जाता है, पर उसे कहता है कि तुम्हें एटिक में रहना पड़ेगा, वही जगह है। नॉर्थ कैरोलिना में रूल है कि ब्लैक लोग अलाउड नहीं है, अगर कहीं भी ब्लैक इंसान दिखेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, और जो उनको पनाह दे रहा होगा वाइट मैन उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत डर से वो उस एटिक में रहती है। लेकिन एक दिन वहाँ पे भी रिजवे पहुँच जाता है, और रिजवे ने अब उनको गिरफ्तार कर लिए, और गिरफ्तार करके अब वो वापस लेके जा रहा है जॉर्जिया। पर रास्ते में वो जाता है टेनेसी की, जो मैंने आपको बताया था, जो एक बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस है, हालांकि बहुत ही दर्दनाक भी है कि कैसे पेड़ जल रहे हैं, पूरा जंगल जल रहा है, और उनके थ्रू पास करता है। एपिसोड का नाम है टेनेसी एक्सोडस। बहुत ही पावरफुल और लिरिकल एपिसोड है। मुझे एक बार ऐसा लगा जैसे बैरी जेंकिंस नहीं, टेरेंस मेलिक इस एपिसोड को डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही फिलोसफिकल है, और यहाँ पे हमें रिजवे के बारे में पता चलता है। उससे पहले जो एपिसोड 4 है वो हमें रिजवे जो ये स्लेव कैचर है इसकी बैक स्टोरी देता है कि ये एक वाइट मैन जो है इतनी नफरत क्यों करता है ब्लैक स्लेव से, अफ्रीकन स्लेव से। तो हमें पता चलता है इसके फादर और इसके बीच में इक्वेशन थी। इसके फादर जो थे वो एक बहुत ही मर्सीफुल इंसान थे, जो ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनको वेजेस दिया करते थे और स्लेव्स की तरह से काम नहीं कराया करते थे। पर ये उसके अगेंस्ट था, और कैसे ये स्लेव कैचर बन जाता है इसकी कहानी हमें पता चलती है। और आगे ये धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती रहती हैं। टेनेसी होते हुए ये चाहता है कि भाई अपने फादर से भी मिल ले, और इसके फादर अब उनके भी अंतिम दिन चल रहे हैं, वो अपनी डेथ बेड पर है कि उनसे मिलना चाहता है, एक गिल्ट है। पर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब ये अपने फादर से मिल रहा होता है, तो यहाँ पे कुछ अफ्रीकन लोग यहाँ पे छुड़ा लेते हैं कोरा को इनके हाथों, और आगे फिर कोरा को लेके जाते हैं इंडियाना, और इंडियाना में फिर काफ़ी लंबी कहानी होती है, वहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो सिर्फ तभी देखिए जब आप कमज़ोर दिल के नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो वायलेंस और पेन और सफरिंग है वो हर कोई नहीं सह पाएगा। लेकिन ये याद रखिए कि एक हिस्ट्री को दिखाती है, ये अल्टरनेटिव वर्ल्ड में ज़रूर सेट है, पर काफ़ी सच्चाई दिखाती है कैसे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इक्वालिटी ऑफ मैन की बात करता है, और फिर भी वाइट मैन कैसे ब्रूटैलिटी के साथ ट्रीट करते थे अपने अफ्रीकन स्लेव्स को। तो ये विनियर्ड्स ऑफ हिस्ट्री दिखाता है, बताता है किस तरह से एक अमेरिका जो ग्रेट कंट्री जिसको हम जानते हैं उसमें कैसे गोरे और काले के बीच में रंगभेद हुआ करता था। और आज जब ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी मूवमेंट्स चल रही हैं, हमने देखा जॉर्ज फ्लॉयड के साथ क्या हुआ, और भी ज़्यादा रेलेवेंट है। बैरी जेंकिंस बताते हैं कि जब उन्होंने शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी तभी वो जॉर्ज फ्लॉयड वाला एपिसोड हुआ था, तब एडिटिंग कर रहे थे, और उनको रियलाइज़ हुआ कि कैसे जो इतने 100 साल पहले अमेरिका में हुआ करता था आज भी कहीं ना कहीं उनको वही सामना करना पड़ रहा है, वही रंगभेद पूरी तरह से मिटा नहीं है। तो ये सीरीज़ सिर्फ हिस्ट्री में नहीं लेके जाती, आपको आज क्या हो रहा है उसके साथ भी आपको रूबरू कराती है, कांस्टेंट डायलॉग स्टैब्लिश करती है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको शूट किया गया है, इसका साउंड डिज़ाइन कमाल का है, कैसे नेचुरल साउंड्स को यूज़ किया गया है, चाहे वो ट्रेन की आवाज़ हो, चाहे वो क्रिकेट्स जो आपकी कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी आवाज़ हो, चाहे चिड़ियाओं का चहचहाना हो, चाहे और तरह की जो नेचुरल साउंड्स हो, हैमर की ठक ठक हो, चाहे घड़ी की टिक टिक हो, उन सारे साउंड्स को यूज़ करके बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका बैकग्राउंड स्कोर बनाया गया है, जो एक हाइटेंड रियलिज्म लेके आता है इस सीरीज़ के अंदर। तो इससे ज़्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर इससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को देखिए, इसका लुत्फ़ उठाइए। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग क्या होती है लॉन्ग फॉर्म में, और बैरी जेंकिंस कितने कमाल के स्टोरी टेलर हैं वो आपको ये देख के पता चलता है। एब्सोल्यूट मास्टरी है उनकी विजुअल मीडियम पे। सिर्फ 41 ईयर्स की एज में वो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, इस तरह का सिनेमैटिक कंटेंट लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग में बना रहे हैं। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरे हिसाब से ये साल का ही नहीं, पिछले 5-10 सालों का सबसे ज़बरदस्त सीरीज़ या शो है, और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। प्लीज़ 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 मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे रिव्यू सबसे पहले आपको मिलें। तो अगली बार तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा एक और रिव्यू लेकर।